हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एमपी बोर्ड में हिंदी में बच्चों जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, क्योंकि लगातार आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी के नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रॉपर नोट्स तैयार किया गया है एमपी बोर्ड के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देखिएगा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। कोई यदि भ्रमित करे किसी कोचिंग क्लासेस का दूसरा नंबर है ना, इस पे आप नोट्स ले सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भ्रमित भी करते रहते हैं लोगों को। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रभाषा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। देखिए मैं आपको बिल्कुल आपके माइंड में इसको सेट करने वाला हूं, आप इसे भूल जाइए क्या लिखा हुआ है। देखो, जब कोई एक ऐसा आचार विचार आदान प्रदान करने का माध्यम जो कि एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे किसी जिले में बोला जाता है, तो आपका बोली कहलाता है बच्चों। लेकिन वही जब थोड़ा सा विस्तृत होता है और कई जिलों में बोले जाने लग जाता है, मतलब उसे कई जिलों में बोला जाता है, तब वो आपका विभाषा होता है। और जब पूरे राज्य में वही भाषा विस्तृत हो जाता है तो आपका राजभाषा कहलाता है। और उसी विचार को, उसी माध्यम को, उसी भाषा को जब पूरे देश में बोला जाता है बच्चों, तब वो आपका राष्ट्रभाषा कहलाता है। जब पूरे देश में बोला जाने लग जाता है मतलब वो भाषा, तो वो पूरे देश में शिक्षा का माध्यम भी होता है, संचार का माध्यम भी होता है, उसमें अपना एक साहित्य होता है, संविधान भी उसी से चलता है। तो ये हो जाता है बच्चों राष्ट्रभाषा। यानी राष्ट्रभाषा जो होता है बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, पूरे देश में बोले जाने वाला भाषा है बच्चों। इसमें भाषा को सीखना आसान होता है, सरल होता है, अपना एक साहित्य होता है, इससे सरकारी कामकाज भी होता है। साथ में बच्चों जो शिक्षा है, कानून है, इस सारी व्यवस्थाओं को इसी भाषा के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है और अपना इसका एक संविधान होता है। मतलब इतनी सारी विशेषताएं किससे नहीं बनेगा, माइंड में इसको सेट कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। बढ़िया सा है आपका। समाचार लेखन का सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली, और इसको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। उल्टा पिरामिड शैली बच्चों, इसकी व्याख्या है, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक कला है जिसमें समाचार को एक अलग ही विपरीत शैली में लिखा हुआ प्रस्तुत किया जाता है। इंट्रो, बॉडी और समापन, इतना ही लिखना बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, समाचार लेखन की शैली कैसी होती है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली होती है। कैसी होती है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली होती है। मुद्रित माध्यम है क्या? बताओ जरा आप लोगों को, यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मुद्रित माध्यम क्या है बच्चों, तो कागज में छपी हुई भाषा को हम, कागज में छपी हुई जो है माध्यम है वो आपका मुद्रित माध्यम, लिखा हुआ माध्यम, मुद्रित माध्यम लिखा हुआ। जैसे समाचार पत्र है, एक मुद्रित माध्यम है बच्चों। ठीक है, तो मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए किन्हीं दो योग्य बातों को लिखना है कि क्या जरूरी होना चाहिए। देखो बच्चों, जब कोई आप समाचार किसी कागज पेन पे लिख रहे हो, यानी कागज पर लिखा जाता है, तो भाई साहब वो जो आपका लिखने का शैली होना चाहिए ऐसा हो जिससे लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, रुचिकर हो, है ना। यानी उसको पढ़कर लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि हाँ ये आवश्यक चीजें हैं। तो जब आप लिख रहे होते हैं, है ना, तो आपके पास बिल्कुल शैक्षिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का परख होना चाहिए, है ना। तो मुद्रित माध्यमों को लेखन करने वालों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जिसके लिए हम लिख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जबलपुर क्षेत्र में भाषा के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हम कोई न्यूज प्रकाशित करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में लोग किस भाषा को आसानी से समझ पाते हैं, उसी भाषा का हम वहाँ पे अंकित करें। अब भाई मतलब हमें परख होना चाहिए कि हम कितने से कितने कठिन से कठिन वर्ड का प्रयोग करेंगे तो लोग समझ सकें। तो जब भी हम मुद्रित माध्यम का लेखन करते हैं तो पाठक की भाषा शैली, भाषा का ज्ञान, उनके शैक्षिक ज्ञान, योग्यता सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम लिख पा रहे हैं तो उतना शैक्षिक ज्ञान उनके पास है कि नहीं। पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि यदि पाठक इसे पढ़ें, जैसे मान लीजिए अपने शरीर के सेहत के लिए विज्ञापन आता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो वास्तव में क्या उनको ज़रूरत है कि नहीं है, तब उस विज्ञापन को, है ना,
विज्ञापित करें, ये होता बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। मुहावरा जो होता है ये वाक्य का छोटा सा पार्ट है, जैसे 9 2 11 होना वाक्य का छोटा पार्ट है। लेकिन बच्चों जो लोकोक्ति होता है, लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। इसे वाक्य में न जोड़े फिर भी इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। लेकिन बच्चों मुहावरा में ऐसा नहीं होता है। मुहावरा में हम जब तक वाक्य को प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी एक छोटा रूप है। वहीं पे लोकोक्ति बच्चों अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। जब तक उसे किसी से जोड़ते नहीं है तब तक बच्चों अपना भाव प्रकट नहीं करता है। लेकिन वहीं पे लोकोक्ति जो है अपना भाव बिना वाक्यांश के ही क्या करता है बच्चों, प्रकट कर देता है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। पूर्ण स्वतंत्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तक उसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा बच्चों, इसलिए पूर्ण अर्थ नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जब हम लोकोक्ति के बारे में बात करते हैं तो लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, उसे हम किसी के साथ प्रयोग ना करेंगे फिर भी उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओ कि एक आध मुहावरा, ठीक है। उल्टी गंगा बहना ये मुहावरा है बच्चों। लेकिन अंधे के हाथ बटेर, अंधों का काना राजा, ये लोकोक्ति है, ठीक है। जैसे अंधे के हाथ बटेर, इसे अपने आप में वाक्य पूर्ण है। लेकिन जैसे उल्टी गंगा बहना, इसको हम प्रकृति का उल्टा कार्य करना, इसको जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे इसका अर्थ नहीं निकलेगा। और भी कोई एग्जाम्पल, 9 2 11 होना मुहावरा है बच्चों। 9 2 11 होना भाग जाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट से ईंट बजा देना, अक्ल का दुश्मन, ये मुहावरे हैं। और जैसे आपका लोकोक्ति है बच्चों, बहुत सारे लोग, अधजल गगरी छलकत जाए, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, ये क्या है, लोकोक्ति है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। चलिए तद्भव और तत्सम शब्द, तद्भव और तत्सम शब्द का उदाहरण बताइए आप। बहुत सिंपल है, मैं इसको आप अपनी भाषा में समझाऊंगा बच्चों। देखो तत्सम शब्द का मतलब जो दूसरे भाषा को सीधे सीधे हिंदी में रूपांतरित ना करके बिना रूपांतरित के ले लिया जाए, सीधा सीधा ले लिया जाए, तो आपका बच्चों कहलाता है तत्सम शब्द। क्या कहलाता है? तत्सम। और जो किसी अन्य भाषा का रूपांतरित रूप हिंदी में लिया जाता है, रूपांतरित करके उसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो वो कहलाता है आपका तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्भव। मतलब कुल मिलाकर के ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में ले आ गए हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं बच्चों। और जो थोड़ा सा परिमार्जित होकर के, परिष्कृत होकर के आए हैं, मतलब डायरेक्ट संस्कृत में नहीं बल्कि थोड़ा सा उनका अपभ्रंश, संशोधित या परिवर्तित होकर आए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे अमृत, अमृत एक तत्सम है, उसका जो तद्भव होता है अमीय, ठीक है बच्चों। जैसे आपका क्षत्रिय, क्षत्रिय एक तत्सम शब्द है, उसी को खत्री बोल देंगे तो तद्भव हो जाएगा बच्चों। अर्ध, अर्ध आपका तत्सम शब्द है, उसी को आधा बोल देंगे तो तद्भव हो जाएगा। ताम्र, ताम्र एक तत्सम शब्द है, ताबा बोलेंगे बच्चों तद्भव हो जाता है। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हम ले लें तो आपका बच्चों तत्सम शब्द कहलाता है। लेकिन जब उसको थोड़ा सा एक प्रकार से संशोधित करके, परिवर्तित करके उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपका तद्भव कहलाता है। ठीक है बच्चों, मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े भाई। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए। फटाफट क्वेश्चन देखते चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि भाई आप लोगों को टेंशन ना रहे। और बाकी व्हाट्सअप नंबर तो आपको शेयर कर ही देता हूं, आप लोग व्हाट्सअप नंबर भाई साहब आगे भी मिल जाएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। ओके बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, चलिए फटाफट बताइए। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? शब्द के शुरू में जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे अंत में जुड़ता है कायर का कायरता हो जाता है, लेकिन कायर कायरता में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी अर्थ मिलता जुलता हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे उपयोगी में अन जुड़ जाए तो अनुपयोगी, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग, और पूरा का पूरा उल्टा अलग हो जाता है। देखो भाई, आपको बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। उपसर्ग में जैसे हम आपका मान लीजिए उपयोगी है और अनु जोड़ दें तो अनुपयोगी, तो उपयोग और अनुपयोग दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। लेकिन कायर में कायरता जोड़े बच्चों तो कायर कायरता, कायर कायरता मतलब है कायर ही है,
कायरता का गुण है मतलब कायर ही है, लेकिन सिमिलर अर्थ है। लेकिन भाई साहब उपसर्ग में सीधा अर्थ बदल जाता है, तो उपसर्ग जुड़ने के कारण मूल शब्द का अर्थ सीधा बदलता है। लेकिन बच्चों प्रत्यय जो होता है इसका अर्थ थोड़ा सा मूल भाव के ही इर्द घूमता रहता है, इर्द गिर्द थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे प्रचार, प्रचार में प्रा उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ गया। इतिहास में इक जुड़ गया तो ऐतिहासिक हो गया बच्चों। ऐसे मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताया कि जैसे उपस्थित, अनुपस्थित, है ना, अनु जुड़ जाए तो अनुपस्थित हो जाता है, ऐसा होता है बच्चों। जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग और बाद में जुड़ा तो प्रत्यय हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। देखिए बच्चों, जब भी हम करुण रस हो, श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, उसकी एक ही परिभाषा आपको बताते हैं कि सहृदय के हृदय में, जैसे करुण ना बच्चों, तो शोक नामक, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां करुण रस होता है। बस यही परिभाषा सब में चलेगा। एग्जाम्पल बस आपको याद करना है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सुन कपोल। ये आपका करुण रस का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो याद करना ही पड़ेगा। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देना है बच्चों। काव्य में जहां पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि विरोध हो रहा है, मतलब जो उसका अर्थ है बच्चों वो लास्ट में ऐसा लगेगा कि विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जो लक्षण है वो विरोध जैसा नजर आए। क्या बोला गया है कि वास्तविकता में विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो। जैसे किसी काव्य को आप पढ़ रहे हो, वो उसमें जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है उसमें विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर से उसको यदि हम पढ़ रहे हैं तो विरोध सा अनुभव होगा, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है बच्चों। क्या विरोधाभास अलंकार होता है। मैं निज नोदन में, मैं निज, निज है बच्चों, ठीक है, मैं निज नोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूं। ठीक है, तो भाई साहब इसमें थोड़ा सा शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, ऐसा लग रहा हो भैया कि हाँ विरोध किया जा रहा है, शीतल बाड़ी में आग कैसे होता है, लेकिन जबकि वास्तविकता में ऐसा विरोध नहीं है बच्चों। ओके, चलिए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा बताना है आपको। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा बताना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप लोग बता सकते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का मतलब ऐसे शब्द शक्ति से है कि किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता हो, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। नोट कर लेना, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता हो, अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति बच्चों कि किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो, तो आपका अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे अपना घर सबको प्यारा लगता है, बैल एक उपयोगी पशु है, राम के पिताजी बीमार हैं। तो जिस शब्द से श्रवण मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वही चीज़ है बच्चों, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो जाए, या कि यहाँ पर लिखा गया सरलता से समझ में आ जाए, अभिधा शब्द शक्ति होता है। ओके, चलिए समाचार लेखन के मुख्यतः 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। मतलब मुख्यतः कौन से 6 सवाल होते हैं, तो है बच्चों किसके किसके, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। ठीक है, देखो भाई साहब, किसके, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, ये क्या है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों 6 ककार कहलाते हैं, जो कि 6 सवाल के रूप में पूछे जाने की कोशिश की जाती है। लिख लेना आप लोग, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। जैसे क्या हुआ, क्या शब्द है बच्चों, क्या शब्द हुआ, ठीक है, किसके साथ हुआ तो किसके हो गया, कहाँ, कब, कैसे और क्यों, तो ये आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे शब्द होते हैं जिससे आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाना है। कौन बताएगा, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए बच्चों। संदेह अलंकार, जहां निश्चय ना हो पाए, जहां संदेह बना हो। ठीक है, जैसे लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि लक्ष्मी या दुर्गा हैं, या स्वयं वीरता के अवतार, या स्वयं उनके अंदर वीरता का गुण है, इतना शक्ति है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात की जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई स्वतः इतना वीरांगना थी कि दुर्गा माँ की थी या कि लक्ष्मी की अवतार थी, ये खुद नहीं पता कर पा रहे हैं। तो जहां वास्तव में एकदम संदेह बना हो,
उसका वास्तविक अर्थ हम ना प्राप्त कर पाए तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। जहां निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां पे संदेह अलंकार होता है। कवित्व छंद पर मैंने क्वेश्चन पर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया था। कवित्व छंद पर टिप्पणी लिखना, तो आप लोग कवित्व छंद का उदाहरण देख लेना बच्चों। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। जैसे एक ही चरण है यहाँ पर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ये आपका 16 और 15 पर विराम है, वर्ण है, मात्रा नहीं। लोग मात्रा गिनने लग जाए, बोले सर 20 मात्रा है, वर्ण बोला गया है, ठीक है। तो कवित्व पर मैं अलग से वीडियो दिया हूँ, आप लोग जरूर देख लेना। देखिए अगला प्रश्न है लक्षणा शब्द शक्ति। अभी मैंने बताया था अभिधा, अभिधा में क्या होता है, सीधा सीधा अर्थ निकले। लक्षणा में बच्चों लक्षण निकलता है, मतलब किसी शब्द शक्ति का सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता। जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी रानी बाई की जो है एक लक्षण दिखाई देता है ना, उनके लक्षण से अर्थ निकलता है। तो जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द का अर्थ जहां पर बोध हो बच्चों, यानी जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ के बीच जो भी अर्थ हो वो बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, तो लक्षणा शब्द शक्ति होता है। देखिए अब अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, सीधा सीधा मुख्य अर्थ बोध होता है, लेकिन लक्षणा में मुख्य अर्थ बोध ना होकर के सीधा उससे संबंधित अन्य अर्थबोध हो, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह है। अब सिंह है, सिंह शेर तो नहीं हो सकते, लेकिन एक महान योद्धा थे, मतलब एक वीर थे, ये तो हो सकता है। रामू तो गधा है, अब कोई बोले गधा थोड़ी ना होता है, लेकिन रामू गधा जैसा है, मतलब पढ़ना लिखता नहीं है ना, एकदम घूमता रहता है आवारा, ये गधा का लक्षण हो गया। चलिए भाई साहब अगला देखिए, भाव विस्तार कीजिए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसको बताना बच्चों। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसका तात्पर्य है कि हमें अपनी माता के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए। जिस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया उसके प्रति हमेशा देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग से भी महान रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ है, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। छायावाद के कवि के नाम 2 विशेषताएं, ठीक है, आप लोग देख लेना। छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है, प्रकृति का मानवीकरण है। थोड़ा इसकी परिभाषा बच्चों बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार पूछ देता है। तो छायावाद पर मैं सेपरेट एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद के कवियों के नाम, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ कि भाई साहब इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदियों के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति के मानवीय क्रिया कलापों तथा भाव व्यापारों को आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया है। उसे जो कवि हैं उनके आधार पर जो छायावाद की परिभाषा है बच्चों, उसको आप लोग याद कर लेना, वो बढ़िया रहता है। विशेषताएं आप लोगों को 2 याद करना है, व्यक्तिवाद की प्रधानता, है ना, और प्रकृति का मानवीकरण। व्यक्तिवाद का प्रधानता का मतलब भाई जो कवि यहाँ पर आए ना, तो अपने ही सुख दुख गुणगान, अपने ही बीड़ा, अपने ही जो भी क्रियाकलाप है उसी का वर्णन करने, अपने मतलब अपने निजीपन का भाव पूरा उके रहा है। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब प्रकृति, कोई भी चीज़ यदि लिखे हैं तो प्रकृति से जोड़ करके संबंध दर्शाएं, ये कहलाता प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद बच्चों प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। कोई 2 विशेषताओं का विशेषता लिखना है आपको प्रयोगवाद की, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। छायावाद का अति महत्वपूर्ण ये नहीं है बच्चों। चलिए वीर रस आप लोग बता दो, वीर रस तो यूं आसानी से बन जाएगा। रस किसी की भी परिभाषा पूछी जाए तो सा हृदय के हृदय में, वीर का क्या होता है, उत्साह। तो उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है बच्चों, वहां पर वीर रस होता है। जैसे हमने कहा था खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है ना, यानी बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस है बच्चों। कौन सा रस है, वीर रस है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखना है।
आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर है। देखो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा में क्या होता है कि जब लेखक लिखता है तो अपने ही जीवन की गाथा को लिखता है, लेकिन जीवनी में किसी महान व्यक्ति, किसी महापुरुष के जीवन के बारे में लिखता है। दूसरा अंतर बच्चों, जब आत्मकथा लिखा जाता है तो अपने किसी जीवन के एक किसी घटना का वर्णन होता है, लेकिन जब हम जीवनी की बात करते हैं बच्चों, तो जीवनी में किसी महान व्यक्ति के बारे में जीवन से लेकर, जन्म से लेकर मरण तक की कहानी का चित्रण किया जाता है, यानी विस्तृत व्यापक होता है। आत्मकथा का आकार छोटा है लेकिन जीवनी का आकार बड़ा होता है। बस किससे नहीं बनेगा बताओ? आत्मकथा लेखक स्वयं अपने कथा के बारे में लिखेगा, वो आत्मकथा होता है। जीवनी जब लेखक किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है, महापुरुष के बारे में लिखता है, उसके जीवन से अंत तक की कहानी लिखता है, विस्तृत लिखता है, तो भाई आत्मकथा छोटा रूप है, जीवनी बड़ा रूप है। बस सिंपल है, याद हो जाता है यार, कोई दिक्कत। निपात शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, तक, मात्र, भर, भी, तो, ये क्या है? निपात शब्द, बल देते हैं, सहारा देते हैं, वो आपके निपात शब्द कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे राम के पिताजी, तो के क्या है? निपात। राम के पिताजी बल दे रहा है ना, के। मुझे ही कपड़े धोने पड़ेंगे, तो मुझे ही शब्द क्या हो गया? एक बल दे रहा, मुझे कपड़े धोने, मुझे ही, तो मुझको एक बल दे रहा बच्चों। तो इसमें 19 क्वेश्चन ही थे, बाकी पीडीएफ जिन बच्चों ने लिया है तो अच्छी बात है। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बता देता हूँ, जैसे प्रयोगवाद कभी कभार पूछ देता है भाई अटपटा क्वेश्चन, लेकिन व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया हूँ बच्चों, आप लोग जरूर नोट्स ले लें। शिव कोचिंग क्लासेस में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।